आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आसियान सरबराह इजलास में वजीर आज़म का खिताब, कहा कि अवाम पर मबनी नुक्ता नजर है हमारी तरजीह और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मरकूज है हमारी तवज्जो। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आज़म का लाउस पहुंचने पर किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का खिताब, कहा कि अवाम पर मबनी नुक्ता नजर है हमारी तरजीह। हरियाणा में शिकस्त के बाद कांग्रेस में इंतशार, लोग एक दूसरे पर लगा रहे हैं हार का इल्जाम। कांग्रेस की आला क़यादत ने हार के असबाब का लिया जायजा। हरियाणा में शिकस्त के बाद मगरबी बंगाल में डॉक्टरों की भूख हड़ताल छठे दिन भी जारी। ममता हुकूमत और डॉक्टरों के दरमियान कल देर रात की मीटिंग हुई नाकाम। मारूफ सनतकार रतन टाटा के आखिरी दीदार के लिए पहुंच रहे हैं लोग। सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी उनकी आखिरी रसूम। महाराष्ट्र और झारखंड में एक रोजा सोग। और इजराइल और ईरान में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू की हुई बातचीत, मौजूदा सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। और इजराइल और ईरान में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाओस के अपने दौरे के पहले ही दिन 21वें आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस साल भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की दहाई मना रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रुकन ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम करते हैं। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी भारत आसियान की सदी है। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांति प्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिपांदोन को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बैठक भारत और आसियान साझेदारी में नए आयाम जोड़ेगी। और इससे कबल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी लाओस के 2 रोजा दौरे पर व्यांगचिन पहुंच गए हैं। वजीर आज़म मोदी 21वीं आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस और 19वें मशरिकी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आज़म का ये दौरा लाओ पीडीआर के वजीर आज़म की दावत पर हो रहा है। वजीर आज़म मोदी 21वीं आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस और 19वें मशरिकी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आज़म का ये दौरा लाओ पीडीआर और लाओस कम्युनिटी के लोगों ने व्यांगचिन के होटल में पीएम मोदी का इस्तकबाल करते हुए हिंदी में उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान हिंदी डायस्पोरा और लाओ कम्युनिटी के लोगों ने गायत्री मंत्र का व्रत किया। लाओस में बिहू फनकारों ने वजीर आज़म मोदी के सामने अपने फन का मुजाहिरा किया। इस दौरान हिंदी डायस्पोरा और लाओ कम्युनिटी के लोगों ने गायत्री मंत्र का व्रत किया। लाओस में बिहू फनकारों ने वजीर आज़म मोदी के सामने अपने फन का मुजाहिरा किया। और हमारी नामानिगार मेघना देव ने लाओस में बिहू फनकारों के साथ बातचीत की। और हमारी नामानिगार मेघना देव ने लाओस में बिहू फनकारों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यांगचिन में स्वागत के लिए लाओ महिलाओं ने बिहू नृत्य किया
उनसे बात करेंगे, उन्हें जिन्होंने सिखाया है, भारतीय मूल की हैं और लाओ में रहती हैं। मैडम बताइए, कितना समय लगा है सिखाने के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहू की परफॉर्मेंस देखी यहाँ पर, क्या कहेंगे? नमस्कार। इट्स एन ऑनर कि उन्होंने उनके सामने हम प्रस्तुत कर पाए बिहू डांस। आई एम फ्रॉम आसाम टू, सो इनको सिखाने में इतना टफ भी नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने को मैंने जब बोला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने इसको गाना है, तो दे आर वेरी हैप्पी टू परफॉर्म। सो इट वाज नॉट सो टफ एंड लिटिल बिट टफ, बट because of Modi we can do anything and anytime. It was so happy movement for us, also for the team. They're very happy to perform in front of, and when Modi ji said like once more, it's like I got the world, ये मेरे लिए पूरा दुनिया मिल गया है, ऐसा लगा। I'm so happy to perform this. और हमारे नामानिगार अजय मिश्रा ने लाओस में NRIs के साथ बातचीत की। ये मेरे लिए पूरा दुनिया मिल गया है, ऐसा लगा। I'm so happy. यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए उत्साह इन लोगों का देखते ही बन रहा था। जबरदस्त स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। आप अपना नाम बताएं। प्रतीक वर्मा। तो प्रतीक जी, आप कितने समय से हैं लाओ में? प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर के कैसा लगा? 8 साल से यहाँ पर हैं। ये तो एक सपना जैसे सच हो गया। मोदी जी को एकदम इन पर्सन देखा और कहीं ना कहीं थोड़े भावुक भी हो गए। मोदी जी को देखकर अपने देश की याद आई। अपने देश की याद आई। और आप भी यहाँ पर किस संस्था से जुड़ी हैं? थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं। बहुत मजा आया, हमारा सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के लाओ लोगों ने मोदी जी का स्वागत किया हिंदी में बोल के। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं जो अपने अनुभव शेयर करना चाहें। आप नाम बताएं। मेरा नाम हबीब मोहम्मद चौधरी। तो अब चौधरी साहब, आप थोड़ा सा बताएं, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कितना एक्साइटमेंट लाओ में क्यों है इस बार? बहुत एक्साइटेड थे। मैं आसाम से आया हूँ उनसे मिलने के लिए, और अपना बिहू जो आसाम के ट्रेडिशनल डांस है उससे उनको वेलकम किया गया है। वो उनका पास कोई एक ऑरा है, सब आदमी पागल हो गए मिलने के लिए। बहुत आदमी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, 11 बजे से इंतजार कर रहे थे। पूरा कम्युनिटी के आदमी आए, बड़ा अच्छा लगा कि उन्हें उधर बाहर एक देश में मिल के, और आदमी बड़ा उत्फुल्ल था, बड़ा एंजॉय किया हम लोग ने। बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम ज्वेलर के काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के क्या कुछ आपको माहौल नजर आया? अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। मैं काम यहाँ से 20 साल से काम कर रही थी, 22 साल से। तो ये जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब भी वो भारत से बाहर विदेश की यात्रा पे जाते हैं, तो जो भारतीय समुदाय है अपने आप ही खिंचा चला आता है और अपने पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक नृत्य और जो दूसरी परंपराएं हैं उनको लेकर के जो उत्साह है वो स्पष्ट नजर आता है। इतनी दूर से चंडीगढ़ से उनसे मिलने आए हैं, और जब हम उनको मिले, इतना काम कर रहे हैं देश के लिए और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ, एक के साथ बिल्कुल अपनेपन के साथ वो मिलते हैं। तो यही अपनेपन का जो एहसास है वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना बना लेता है। और एक आकर्षण तो जरूर है उनमें, वर्ल्ड लीडर के तौर पर जो अपने आप जो भारतीय समुदाय है उनको यहाँ पर आकर्षित कर लेता है। जबरदस्त स्वागत किया गया है। लेकिन अभी कार्यक्रम और भी हैं जिसमें लाओ पीडीआर और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और भी मजबूत करने का काम इस बार की यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लाओ पीडीआर। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर के दौरे में सकाफतों का जबरदस्त इम्तिजाज देखा। सकाफती तबादला भी हिंदुस्तान और लाओ पीडीआर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का एक पहलू रहा है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मीटिंग से पहले लाओ रामायण फलाक फलाम का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म लाओ पीडीआर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। भारत और लाओस के दरमियान मेकोंग गंगा ताउन मुआहदे के तहत कई एक्शन प्लान पर काम जारी है। दरअसल आसाम के एक कारोबारी शख्स ने लाओस की पहली ब्रांडेड परफ्यूम कंपनी बनाई है, जो आसियान समिट के दौरान पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेरती नजर आएगी। आइए देखते हैं लाओ पीडीआर से नामानिगार हमारे अजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। भारत के मिट्टी की खुशबू न सिर्फ लाओ पीडीआर बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र में फैलाने वाले एक बहुत ही जबरदस्त उद्यमी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि मूलतः आसाम से हैं, लेकिन
बरसों पहले, मेरे ख्याल से 22 साल पहले वो यहाँ लाओ पीडीआर में आकर के बस गए। सुखफाबी चौधरी, बहुत धन्यवाद सर वक्त देने के लिए। कैसे सोचा आपने परफ्यूमरी में आना और भारत से होते हुए आसियान तक की यात्रा कैसी रही? 2000 में मैं लाओस में आया। लाओस में आने के बाद एक चीज फील हुआ, इस सेम फील असम का ही फील आया उसमें, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा था। सेम हम लोग पहले स्टार्टिंग आगर रूट बिजनेस से किया, फिर आगर रूट से चेंजेस करके हम लोग परफ्यूम में आ गया, फिर परफ्यूम से चेंज करके माइनिंग से चेंज करके बाराइट में आया, फिर उसके बाद हम लोग IT सेक्टर में आ गया, फिर हम लोग आयरन और माइनिंग में आया। तो अलग अलग सेक्टर में धीरे धीरे इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है लाओस में। आसियान समिट अभी आ गया तो उसमें हम लोग सोचा कि नहीं एक दूसरा एक परफ्यूम बनाते जो लाओ एशियन परफ्यूम किसी ने नहीं बनाया, ओनली फॉर एशियन डेलीगेट, ये सेल्स के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, जो भी VIPs आएंगे उनको देने के लिए। तो हम लोग जितने भी डेलीगेशन आ रहा है, जितने भी VIPs आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, सबको हम लोग ये गिफ्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर यात्रा में रहने वाले हैं और बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के साथ मुलाकात करेंगे। क्या उनको भी आप किसी तरह का उपहार देने का मन बना रहे हैं? हाँ, मन तो है। इतना बड़ा परफ्यूम बनाया, इतना मेहनत से परफ्यूम बनाया, सब प्राइम मिनिस्टर, हर एक देश का प्राइम मिनिस्टर को ये परफ्यूम मिला। अगर हम लोग का इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलेगा ज्यादा खुशी होगा कि ओरिजिन तो इंडिया से ही हो, तो अगर इंडिया से होके अगर हम लोग का प्राइम मिनिस्टर को ये परफ्यूम मिलेगा तो उससे ज्यादा खुशी मिलेगा। भारत और आसियान, खासतौर पर लाओ पीडीआर के साथ में जो आर्थिक संबंध है, कारोबारी संबंध है, वो आसियान समिट के बाद किस तरह से आपको आगे जाते हुए दिख रहा है? हाँ, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम हम लोग का पीयूष गोयल जी भी आए थे, अच्छा उनका डायलॉग्स था और अच्छा मीटिंग हुआ। लास्ट प्रीवियस मेरा पैनल डिस्कशन में मैंने ये चीज बोला कि कनाडा से ऑलमोस्ट 1400 मेट्रिक टन दाल लेके इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया, तो हम लोग लाओस बहुत नियर टू इंडिया है, तो हम लोग बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है लाओस से इंडिया में एक्सपोर्ट के लिए। ये चीज मैंने रेज किया था लास्ट वीक आसियान मीटिंग में, सबमिट पैनल डिस्कशन में। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सबने बोला हाँ इसको होना चाहिए कि लाओस से हम लोग इंडिया में दाल क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा, लैंड भी बहुत है अवेलेबल और फर्टिलाइज भी है लैंड, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ से इंडिया का साथ रिलेशन बनाने का। बहुत धन्यवाद अशोक चौधरी से बात करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर जो भारत और आसियान के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता है उसका रिव्यू होने जा रहा है। जिस तरह से चौधरी साहब बता रहे हैं कि वो आसाम से आए, लाओ में उन्होंने पैर जमाए, पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों को अब एक्सपोर्ट करते हैं, तो भारत की उद्यमिता की कहानी केवल भारत में ही नहीं बल्कि लाओ को भी जबरदस्त प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, लाओ पीडीआर। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब, जहां कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा में शिकस्त की वजूहात का जायजा ले रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सिलसिले में मीटिंग बुलाई। इजलास में पार्टी को होने वाली इस बड़ी शिकस्त का जायजा लिया गया। ताहम हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सदर उदय भान ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मरकजी क़यादत इन दिनों से अलग से मुलाकात करेगी और इस मीटिंग में राहुल गांधी, अजय माकन और हरियाणा के रियासती इंचार्ज अशोक गहलोत ने शिरकत नहीं की। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मरकजी क़यादत इन दिनों से बीजेपी लीडर अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज किया है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इसका नाम बदलकर जमानत जब्त पार्टी रख देना चाहिए। अनिल विज ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी को करनी और भरनी कहकर निशाना बनाया। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि लोग एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। यहां तुम्हारे अगेंस्ट हो वहां ईवीएम खराब है, जहां तुम्हारे हक में हो वहां ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। और हरियाणा की अंबाला कैंट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार परविंदर पाल परी का कहना है कि उन्हें इंतखाबात में हरवाया गया है। एक साजिश के तहत पार्टी ने बाकी उम्मीदवार खड़ा करके खुद मुझे हराया। उन्होंने कुमारी शैलजा के वक्त पर नहीं आने को भी इंतखाबी शिकस्त की वजह करार दिया। उन्होंने एक और उम्मीदवार को हिमायत मिलने पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को बीड़ी गैंग कहा। खुद मुझे हराया।
देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। पूर्णेंद्र सिंह परी को चुनाव हराया गया है, पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी, उन्होंने चुनाव हराया गया है। कुमारी शैलजा जी की नाराजगी भी है तो कुमारी शैलजा जी बेहतर बता पाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें था कि कुमारी शैलजा जी अगर सही समय पे सही टाइम पे आती तो आज चुनाव के नतीजे कुछ और होते हैं। कोलकाता मगरबी बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की मौत तक भूख हड़ताल छठे दिन भी जारी है। आरजीकर अस्पताल में हुए इस मद्दरी और कत्ल केस में इंसाफ का मुतालबा करते हुए डॉक्टर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने शनिचर की शाम को कोलकाता के डोरेना क्रॉसिंग पर मौत तक भूख हड़ताल शुरू की थी। एहतजाज के सिलसिले में जूनियर डॉक्टरों का मुतालबा है कि सेहत के सेक्रेटरी NS निगम को फौरी तौर पर हटाया जाए, क्योंकि सेहत सेक्रेटरी बदउनवानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एहतजाज करने वाले डॉक्टरों का इल्जाम है कि इंतजामिया की जानिब से सिवाय ज़मानी यकीन दहानियों के कुछ नहीं मिला। निगम को फौरी तौर पर हटाया जाए, क्योंकि सेहत सेक्रेटरी बदउनवानी के खिलाफ। और रेलवे को रफ्तार मिलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। भारतीय रेलवे मुल्क के दूर दराज इलाकों में ट्रैफिक को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। और इसी सिलसिले में जुमेरात को रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन के मुतारुफ होने से अब कोलकाता जाने वाले हजारों अफराद को फायदा पहुंचेगा, जो कारोबार, रोजगार, इलाज, तालीम या दीगर पेशेवराना सरगर्मियों के लिए रोजाना कोलकाता जाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये ट्रेन साहिबगंज से हावड़ा तक का 350 किलोमीटर का फासला सिर्फ 7 घंटे में तय करेगी, और वो भी सिर्फ 125 रुपए में। गोडा से लोकसभा रुकन निशांत दुबे ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर दिल्ली के आनंद विहार से चलने वाली अगरतला राजधानी एक्सप्रेस के स्टॉपेज का इफ्तिताह किया। पहले इस ट्रेन का झारखंड में कहीं भी स्टॉप नहीं था, लेकिन अब साहिबगंज में इसके स्टॉप से न सिर्फ साहिबगंज बल्कि गोडा, भागलपुर और पाकुड़ा अजला के लोगों को दिल्ली या त्रिपुरा से बेहतर रेल राब्ता मिलेगा। लेकिन अब साहिबगंज के सभी निवासियों को और साहिबगंज से हावड़ा के रास्ते में आने वाले जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी कस्बे हैं, उन सब के निवासियों को भी मैं आज बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मात्र 125 रुपए में साहिबगंज से हावड़ा एक साधारण नागरिक हमारा पहुंच पाएगा। संथाल परगना का बहुत बड़ा इतिहास, लंबा इतिहास, हमारे स्वाधीनता की लड़ाई में संथाल परगना ने एक बड़ा जोरदार, एक बहुत ही बड़ा इसमें योगदान दिया। और मुल्क के बड़े सनतकार रतन नवल टाटा का मुंबई में 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। रतन टाटा के आखिरी दीदार के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। उनकी आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। उनकी मौत पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक रोजा शोक का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि रतन टाटा को पीर को हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था, और इसके बाद डॉक्टर उनकी सेहत की मुसलसल निगरानी कर रहे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। रतन टाटा अपनी सादगी और सादा तबीयत के लिए जाने जाते थे। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में पैदा हुए। 1955 से 1962 तक रतन टाटा अमेरिका में रहे और फन तामीर और इंजीनियरिंग की तालीम उन्होंने हासिल की। रतन टाटा ने 1975 में हावड़ा बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल किया। 1962 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की प्रोमोटर कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में नौकरी की पेशकश हुई। रतन एंड टाटा 1991 से 28 दिसंबर 2012 को रिटायरमेंट तक टाटा ग्रुप की होल्डिंग्स कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन थे। ग्रुप की आमदनी उनके दौर में कई गुना बढ़ गई। 2011 से 12 में $100 बिलियन से ज्यादा थी। रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के एजाजी चेयरमैन के खिताब से नवाजा गया। रतन टाटा भारत और बैरून मुल्क मुख्तलिफ तंजीमों से भी वाबस्ता थे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और JP मॉर्गन जैसे बैनुल-अक़वामी मुशावरती बोर्ड्स में भी शामिल थे। हुकूमत हिंद ने रतन टाटा को 2008 में अपने दूसरे सबसे बड़े शहरी एजाज पद्म विभूषण से नवाजा। कई बड़े रहनुमाओं, सनतकारों और अदाकारों ने रतन टाटा की मौत पर गम का इजहार किया है।
हर कोई मानता है कि मुल्क की सनत के सबसे नुमाया रत्न यानी कि रतन टाटा का इंतकाल मुल्क के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। सनतकारों और अदाकारों ने रतन टाटा की मौत पर गम का इजहार किया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नामवर सनतकार और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा के इंतकाल पर तासियत का इजहार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि रतन टाटा जी एक बसीरत वाले कारोबारी रहनुमा, एक रहमदिल इंसान और एक गैर मामूली इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे मोअज़्ज़िज़ कारोबारी घरानों में से एक को मुस्तहकम क़यादत फराहम की। रतन टाटा जी तालीम, सेहत की देखभाल, सफाई, जानवरों की बहबूद जैसे कामों में सबसे आगे थे। मेरा जहन रतन टाटा जी के साथ बेशुमार गुफ्तगू से भर गया है। जब मैं गुजरात का वज़ीर आला था तो अक्सर उनसे मिलता था। हम मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करते थे। मैंने उनका नुक्ता नज़र बहुत वसी पाया। जब मैं दिल्ली आया तो ये गुफ्तगू जारी रही। उनके इंतकाल पर इंतहाई दुख हुआ है। गम की इस घड़ी में उनके अहले खाना, दोस्तों और मद्दाहों से मेरी ताज़ियत। मैंने उनका नुक्ता नजर बहुत वसी पाया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुंबई में रतन टाटा को खिराज अक़ीदत पेश किया। रतन टाटा ने बुध की रात मुंबई के ब्रिज कैंडरी अस्पताल में आखिरी सांस ली। अमित शाह ने कहा कि रतन टाटा ने ऐसे वक्त में टाटा ग्रुप का चार्ज संभाला कि जब टाटा ग्रुप में बहुत सी तब्दीलियां जरूरी थी। उन्होंने कहा कि रतन टाटा तवील अरसे तक मुल्क के सनती शोबे में काम करने वाले लोगों के लिए रहनुमा रहेंगे। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। रतन टाटा जी मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय है, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी है और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तजुर्बेकार सनतकार रतन टाटा के इंतकाल पर तासियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर आप आज के सनतकारों में जज्बात, प्यार और एहतराम की बात करें तो मुझे इंडस्ट्री में कोई ऐसा शख्स याद नहीं आता जिसने लोगों के बहुत बड़े तबके में ऐसे जज्बात पैदा किए हों। ये दरअसल कौमी नुकसान के तौर पर देखा जाना चाहिए। वो अपने वक्त से आगे के आदमी थे। I can't remember anybody, honestly, in the world of industry who's evoked this kind of emotion among people across a very, very wide cross section. I mean, it is truly seen as a national loss. And when you look, I think people will realize with the passage of time. Today we are talking about India rising, of India having a bigger global footprint. Ratan Tata pioneered that. I mean, he was a man ahead of his times. He took the Tata Group abroad in a way. I mean, today there's a sort of a global, there's a global recognition of Indian industry. I think Ratan Tata deserves that credit. और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की बानी नीता अंबानी ने मुंबई में रतन टाटा को खराज अक़ीदत पेश किया। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की बानी नीता अंबानी। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फोन पर ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में राब्ते में रहने और सूरत हाल पर नजर रखने पर इत्तेफाक किया है। सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू से लबनान में शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने की अपील की। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में
राब्ते में रहने और सूरत हाल पर। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। नेतन्याहू से लबनान में